दोस्तों तेजस मार्क 1 में क्यों दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल पाइथन 5 को साइड करके एसराम को सिलेक्ट किया जा रहा है? क्या इंडियन एयरफोर्स अपने MTA प्रोग्राम में एक ऐसा एयरक्राफ्ट लाने वाली है जो ट्रांसपोर्ट के साथ साथ एरियल टैंकर का रोल भी करने वाला है? क्या भारत अपनी ड्रोन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी को कोलंबिया जैसे देश को एक्सपोर्ट करने जा रहा है? और क्या इंडियन नेवी को मिलने वाला INS अगरे अंडर वाटर वॉर को कम्प्लीटली चेंज करने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के तेजस मार्क 1 के एयर टू एयर मिसाइल सिलेक्शन की तरफ से है और अभी हम खास करके तेजस मार्क 1 की क्लोज रेंज मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको पता होगा तो अभी तक तेजस से R-73 और पाइथन 5 को फायर किया जा चुका है। अब जैसे कि R-73 की परफॉर्मेंस मॉडर्न वॉरफेयर में इतना अच्छा नहीं पाया जाता है, तो अभी इसको एक मॉडर्न इमेजिंग इन्फेड सीकर बेस्ड मिसाइल से रिप्लेस करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें उम्मीद किया जा रहा है कि अब तेजस और तेजस मार्क 1 की फ्लीट में पाइथन 5 इसका स्टैंडर्ड क्लोज रेंज मिसाइल बनने वाला है। लेकिन अभी पता चल रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी तेजस मार्क 1 में पाइथन 5 के बजाय एसराम मिसाइल को प्राइमरी मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बनाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि पाइथन 5 अपने सेगमेंट में सबसे खतरनाक क्लोज रेंज मिसाइल है, जो कि 360 डिग्री का टर्न लेके दुश्मन को हिट कर सकता है और क्लोज रेंज में इसकी अपर लिमिट कोई भी मैच नहीं कर सकता है, जिस वजह से डॉग फाइट में अगर आपके पास पाइथन 5 मौजूद है तो आप MiG-21 से भी 5th जनरेशन फाइटर के साथ लड़ सकते हैं, क्योंकि इसको 180 डिग्री से भी लॉन्च किया जा सकता है। यानी कि भले ही दुश्मन आपके पीछे होगा तब भी आप मिसाइल को फायर कर सकते हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एसराम मिसाइल को सिलेक्ट करने के पीछे दो मेजर कारण बताया जा रहा है। पहला कारण ये कि पाइथन 5 एसराम के मुकाबले 15 से 20 kg के आसपास ज्यादा हैवी है और इसका कंट्रोल सरफेस भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। यानी कि ये मिसाइल एसराम मिसाइल जैसा एरोडायनेमिक नहीं है और तेजस में इसकी ट्रायल के दौरान थोड़े वाइब्रेशन इशू भी नोटिस किए गए थे। इसके अलावा एक और मेजर पॉइंट ये कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस मार्क 1 में डुअल पायलन कन्फिगरेशन में क्लोज रेंज मिसाइल को इस्तेमाल करने का प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें पाइथन 5 को फिट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर की वजह से डुअल पायलन में ये ज़्यादा ड्रैग और वाइब्रेशन इशू क्रिएट करने वाले हैं। इसी वजह से ये सिंगल पायलन में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि एसराम के साथ हम तेजस में 2 एक्स्ट्रा मिसाइल को कैरी कर सकते हैं और ये एक मेजर कारण होने वाला है, जिस वजह से अभी पाइथन 5 के बदले एसराम को तेजस मार्क 1 के स्टैंडर्ड मिसाइल के रूप में अडॉप्ट किया जा रहा है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स अपनी पूरी फ्लीट में एसराम मिसाइल को इस्तेमाल करने वाली है, तो ओवरऑल कॉस्ट के मामले में भी हमें सस्ता पड़ने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाइथन 5 को भी कम्प्लीटली तेजस मार्क 1 की आर्सेनल से हटा दिया जाएगा। ये अभी भी तेजस मार्क 1 की वेपन पैकेज का हिस्सा रहने वाला है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने पुराने AN-32 एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए MTA टेंडर को फ्लोट किया गया, जिसमें अभी कुल मिलाकर 60 MTA एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया और इन 60 में से पहले 12 एयरक्राफ्ट डायरेक्टली 5A कंडीशन में भारत लाए जाएंगे और बाकी 48 एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाने वाले हैं। अब ये टेंडर थोड़ा और मजेदार बनता जा रहा है, क्योंकि इनिशियल इसमें सिर्फ AN-32 को रिप्लेस करने के लिए ही एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसमें एक ऐसे एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है जिसे MRTT रोल में इस्तेमाल किया सकेगा। यानी कि अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से MTA टेंडर में एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर ट्रांसपोर्ट और ज़रूरत पड़ने पर टैंकर एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी इसमें C-130J सुपर हरकुलस, C-390 मिलेनियम और A-400 जैसे एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अभी इसमें एक और एयरक्राफ्ट की एंट्री की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि जापानीज ऑरिजिन कावासाकी C2 एयरक्राफ्ट होने वाला है। हालांकि अभी तक जापान की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया है, लेकिन भारत की तरफ से एक्टिवली C2 को इस टेंडर में लाने की कोशिश किया जा रहा है। अब सवाल ये कि C2 इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनने वाला है? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन इसका पेलोड कैपेसिटी होने वाला है। C2 लगभग 37 टन तक पेलोड को कैरी कर सकता है, जो कि डायरेक्टली A-400 एयरक्राफ्ट की पेलोड को मैच करने वाला है।
अभी तक इस टेंडर में जितने भी एयरक्राफ्ट ऑफर किए गए, किसी का भी पेलोड किसी के साथ मैच नहीं कर रहा था। यानी कि भले इन सभी को एक ही टेंडर में भारत को ऑफर किया गया है, लेकिन इनकी पेलोड कैपेसिटी में काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि C-130 हरकुलस एयरक्राफ्ट 18 से 20 टन, C-390 26 टन और A-400 से एयरक्राफ्ट 37 टन की पेलोड को कैरी कर सकते हैं। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स जिस तरीके की एयरक्राफ्ट को ढूंढ रही है वो कहीं ना कहीं हायर पेलोड सेगमेंट में होने वाली है, क्योंकि इनको अभी MRTT रोल में इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिस वजह से उम्मीद किया जा रहा है कि मेन कंपटीशन अभी C-390 और A-400 के बीच ही होने वाली है। लेकिन ऐसे में अगर C2 का एंट्री यहाँ पे होता है, जो कि डायरेक्टली A-400 के साथ नेक टू नेक मैच करने वाला है, तो इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइनेंशियल नेगोशिएशन करना काफ़ी आसान होने वाला है। इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से C2 को इस टेंडर में लाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जापानीज सिस्टम के साथ एक और दिक्कत सामने आने वाली है और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट को लेके होने वाली है, क्योंकि जापान अपनी टेक्नोलॉजी को इजीली शेयर नहीं करता है और भारत की MTA प्रोग्राम में लोकल मैन्युफैक्चरिंग और TOT एक मेजर रिक्वायरमेंट होने वाली है। हालांकि अभी भारत और जापान के पार्टनरशिप एक काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉइंट वेंचर मॉडल पर अभी डिस्कशन किया जा रहा है, तो इसको लेके पॉजिटिव न्यूज आने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ से भी कोलंबिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्रोन और एंटी ड्रोन वॉरफेयर पैकेज को ऑफर किया गया है। रिसेंटली कोलंबिया के एक हाई लेवल की डिफेंस डेलीगेशन टीम भारत आई हुई थी, जहां पर उन्हें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी VL के गाजियाबाद फैसिलिटी में कुछ सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया था। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो भारत अभी सिर्फ अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा है, बल्कि उसे एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले अगर इस डील की कोर कंपोनेंट के बारे में बात करें तो भारत की तरफ से भी एक एंटी ड्रोन शील्ड को ऑफर किया गया। ये सिस्टम एक मल्टी लेयर सिस्टम होने वाला है, जिसमें डिटेक्शन, ट्रैकिंग और न्यूट्रलाइजेशन तीनों कैपेबिलिटी एक साथ मौजूद होने वाला है। इसका मेन रोल हाई वैल्यू एसेट जैसे कि मिलिट्री बेस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और डिप्लॉयड फोर्सेस को प्रोटेक्ट करने का होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट समझना काफी जरूरी होने वाला है। कोलंबिया अभी खास करके ड्रोन बेस अटैक का सामना कर रहा है, जहाँ पर इलीगल आर्म्ड ग्रुप्स कमर्शियल ड्रोन का इस्तेमाल करके एक्सप्लोसिव अटैक कर रहे हैं। इसी वजह से कोलंबिया की तरफ से रिसेंटली लगभग $1.7 बिलियन का नेशनल एंटी ड्रोन शील्ड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए भारत की तरफ से अपना सोल्यूशन को ऑफर किया गया। अब अगर ऑफेंसिव कैपेबिलिटी की बात करें तो भारत की तरफ से AI बेस्ड ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी भी शोकेस किया गया है और AI के थ्रू रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, टारगेट सिलेक्शन और सिंक्रोनाइज स्ट्राइक का भी डेमो कोलंबिया की टीम को दिखाया गया है। इसके अलावा भारत की तरफ से ड्रोन साइबर रेजिलियंस टेक्नोलॉजी को भी उनको ऑफर किया गया है, यानी ड्रोन को जैमिंग, हैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से बचाने के लिए भी एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम को उनको ऑफर किया गया है। डेवलपमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन के लेवल पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से अपने एडवांस रडार्स, एंटीनाज और इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम को भी शोकेस किया गया है, तो इस पूरे इकोसिस्टम का बैकबोन होने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों, एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि भारत अभी सिर्फ अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर रहा है, बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक्टिवली एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये डील सक्सेसफुल होता है तो लैटिन अमेरिका जैसे रीजन में भारत के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी ओपन हो सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी के एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी की तरफ से है। दोस्तों, इंडियन नेवी को अभी एक और इंडिजिनस वॉरशिप मिल चुका है, जिसका नाम INS अग्रे होने वाला है। ये इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोग्राम का चौथा शिप है, जिसे गार्डन शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स की तरफ से कोलकाता में डिजाइन और बिल्ड किया गया है और 30 मार्च 2026 को इसको ऑफिशियली इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये सिर्फ स्पेशली शैलो वाटर में सबमरीन एंट्री के लिए डिजाइन किया गया, जहां पर नॉर्मल बड़े वॉरशिप इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। अगर इसकी डिजाइन के बारे में बात करें तो ये लगभग 77 मीटर लंबा होने वाला है और खास बात ये कि यह वेसल इंडियन नेवी का सबसे बड़ा वाटर जेट प्रोपेल्ड वॉरशिप होने वाला है। वाटर जेट प्रोपल्शन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि शिप हायर स्पीड और मैन्युवरेबिलिटी अचीव कर पाते हैं, यानी कोस्टल एरिया या शैलो रीजन में फास्ट और अजाइल मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, जो एंटी सबमरीन मिशन में काफी क्रिटिकल होता है। अब अगर इसके कॉम्बैट कैपेबिलिटी की बात करें तो इसमें मल्टीपल एडवांस सिस्टम इंटीग्रेट किए गए हैं। सबसे पहले इसमें लाइट वेट टॉर्पेडो दिए गए जो अंडर वाटर एनिमी सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। इसके अलावा इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी मौजूद होने वाला है, जो कि क्लोज रेंज में एंटी सबमरीन एंगेजमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसका शैलो वाटर सोनार सिस्टम होने वाला है, जो कि अंडर वाटर थ्रेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने में इस्तेमाल किया जाने वाला है। लेकिन अभी इसका रोल सिर्फ एंटी सबमरीन वॉरफेयर तक लिमिटेड नहीं होने वाला है, बल्कि ये माइन वॉरफेयर और कोस्टल सर्वेलेंस मिशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात यह कि शिप का नाम INS अग्रे
पहले भी नेवी में इस्तेमाल हो चुका है, जो एक पेट्रोल वेसल था और 2017 में इसको डीकमीशन किया गया था। यानी ये वॉरशिप एक तरीके से लेगेसी को कंटिन्यू रखने वाला है। डेवलपमेंट के लेवल पर ये पूरा प्रोग्राम इंडियन रजिस्टर और शिपिंग के रूल के हिसाब से किया गया और सबसे खास बात ये कि इसमें 80% से ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है। यानी ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को सपोर्ट करने वाला है और भारत के डिफेंस शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। और अभी इसी कैटेगरी की वेसल को भारत एक्सपोर्ट करने के बारे में भी प्लान बना रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।